हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 की और चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं विभव मापी के बारे में। और विभव मापी का एक अनुप्रयोग हमने कर लिया था कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की कैसे गणना की थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आपने ये मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि विभव मापी की सहायता से हम सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो सबसे पहले मैं सर्किट बना लेता हूं इसका कि विभव मापी में मेरा प्राथमिक परिपथ होता है, इसमें मेरी बैटरी संयोजित होती है जिसका विद्युत वाहक बल E0 मान लिया मैंने। ये मेरी कुंजी K जुड़ी हुई है और ये मेरा धारा नियंत्रक RH। ये मेरा प्राथमिक परिपथ होता था। अब यहां मेरा AB विभव मापी का जो तार होता था, इसके जो उच्च विभव के सिरे से हम जोड़ते थे किसी सेल को। लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ मेरे को दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो मैं दो अज्ञात सेल ले लेता हूँ जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 व E2 है। E1 एंड E2 प्लस माइनस। तो जो तार के उच्च विभव के सिरे से ये दोनों सेलों के धन टर्मिनल को जोड़ देते हैं। ये मैंने दोनों के धन टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दिया। और जो सेलों के ऋण टर्मिनल हैं उनको द्विमार्गी कुंजी लेते हैं, उसके टर्मिनल 1 व 3 से जोड़ देते हैं। 1 2 3। ये मेरी द्विमार्गी कुंजी है जिसके टर्मिनल 1 और 3 से मैंने ऋण सिरों को जोड़ दिया है। अब जो द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 2 है, इससे मैं जोड़ता हूँ गैल्वेनोमीटर को, यानी ये 2 और ये मेरा गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इससे। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा मेरा विसर्पी कुंजी से जुड़ा होता है, विसर्पी कुंजी। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम हो जाता है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए। ये मेरा प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ में मैंने क्या किया कि दो अज्ञात सेल लिए जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं। इनके धन टर्मिनल को विभव मापी तार के उच्च विभव के सिरे से मैंने जोड़ दिया। अब ये तो इसकी संरचना हो गई। अब इसकी बात करते हैं क्रियाविधि की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कुंजी के होती है इसमें डॉट लगाते हैं और ये मेरा सर्किट चालू हो जाता है। और विभव मापी जो तार है AB, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और जो मेरी द्विमार्गी कुंजी है मैं डॉट लगा लेता हूं कि प्राथमिक परिपथ में कुंजी के लगा के इसको चालू कर लेते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। और जो द्वितीयक परिपथ है उसमें द्विमार्गी कुंजी है, उसके टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं, यानी कि यहाँ मैं डॉट लगा लेता हूँ। तो ये मेरा सर्किट ये चालू हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो प्रथम सेल है वो है E1, वो क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। यानी कि जो मेरा प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल है E1 के लिए मैं संतुलित लंबाई L ज्ञात करूंगा। यानी कि ये दोनों कनेक्टेड हो गए। अब यहाँ डॉट लगा दी तो मैंने, तो इसके लिए मैं संतुलित लंबाई L ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये मेरी संतुलित लंबाई आ गई इसके लिए L1।
जिस पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दे वो इसके लिए संतुलित लंबाई आ जाएगी। तो प्राथमिक सेल E1 के लिए संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। यानी कि जो मेरी द्विमार्गी कुंजी है इसके 2 व 3 टर्मिनल बंद होते हैं और 1 और 2 के बीच में डॉट लगी होती है। तो इसके संगत मेरे पास संतुलित लंबाई आ जाती है L1। तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या लिख सकता हूं मैं? विभव मापी के सिद्धांत से E1 is proportional L1 and E1 equal to XL1। इक्वेशन आ जाती है मेरी 1। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि जो द्विमार्गी कुंजी है उसके टर्मिनल 2 व 3 के बीच में कुंजी लगाऊंगा और इसके बीच से मैं डॉट को हटा लूँगा। तो मेरा ये सर्किट कैसा हो जाएगा? ये सेल जो E2 है इसके लिए मैं द्वितीयक सेल E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 ज्ञात कर लूँगा। यानी कि नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, द्वितीयक सेल ये इसके बीच में डॉट लगा देते हैं तो ये मेरा सर्किट हो जाता है ये वाला E2। तो द्वितीय सेल जिसका विद्युतवाहक बल क्या है E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 ज्ञात कर लेते हैं। तो वही विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? विभव मापी के सिद्धांत से मैं कह सकता हूं कि E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2। यानी कि E2 बराबर आ गया XL2 के। इसको इक्वेशन 1 मान ली मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान ली। तो ये मेरे पास दोनों सेलों जो 2 अज्ञात सेल थे उनके लिए जो विद्युत वाहक बल उनके लिए मेरे पास संबंध आ गया E1 इक्वल टू XL1 एंड E2 इक्वल टू XL2। अब मैं समीकरण 1 और 2 की कंपेयर कर लेता हूं। यानी कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 मेरी E1 इक्वल टू XL1 एंड समीकरण 2 E2 इक्वल टू XL2। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा रिजल्ट? E1 इक्वल टू क्या है XL1 एंड E2 क्या है XL2। यानी कि E2 अपॉन में E1 अपॉन में E2 कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा? E1 अपॉन में E2 इक्वल टू L1 अपॉन में L2। तो ये दोनों सेलों के जो विद्युत वाहक बलों का मेरे पास अनुपात आ जाता है E1 अपॉन में E2 इक्वल टू होता है L1 अपॉन में L2। यानी कि जो इनका विद्युत वाहक बल होता है वो इनकी संतुलित लंबाइयों के अनुपात में होता है। यानी कि मेरे पास संतुलित लंबाइयाँ ज्ञात हो तो मैं इनके विद्युत वाहक बलों को ज्ञात कर सकता हूँ, इनकी तुलना कर सकता हूँ। अब जो ये दोनों सेल हैं, जो मैंने 2 सेल लिए, तो ये जो जो प्रथम सेल है मेरा वो तो मैं लेता हूँ लेक्लांसी सेल, और जो दूसरा सेल होता है मैं डेनियल सेल काम में लेता हूँ। यानी कि जो प्रथम सेल है इसमें 2 सेल काम में लिए मैंने। प्रथम सेल तो मैं काम में लेता हूँ लेक्लांसी सेल, और जो द्वितीय सेल है उसके रूप में मैं काम में लेता हूँ डेनियल सेल। ये प्राथमिक सेल मेरा लेक्लांसी सेल होता है और जो द्वितीयक सेल है वो मेरा डेनियल सेल होता है।
तो इनके विद्युत वाहक बलों का मेरा ये अनुपात आ जाता है। तो यदि मेरे पास L1 इज ग्रेटर देन L2 हो, यानी कि दो संतुलित लंबाइयाँ दे रखी हैं विभव मापी के लिए मेरे पास, और उनके विद्युत वाहक बलों में रिलेशन पूछा है, तो क्या होगा? यदि L1 इज ग्रेटर देन L2 है तो E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? E2 होगा। यानी कि संतुलित लंबाइयाँ ज्ञात होने पर हम इनके संतुलित लंबाई ज्ञात होने पर हम इनके EMF यानी कि विद्युत वाहक बल की हम EMF की क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो ये था दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको सोल्व करना होता है। आसान न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ इसे कि किसी विभव मापी में 1.40 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल 35 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यानी कि किसी विभव मापी में एक सेल का विद्युत वाहक बल दिया है और वो संतुलित लंबाई इस पर संतुलित होता है। यदि इस सेल को 2 वोल्ट दूसरा विद्युत वाहक बल दिया है, बल के किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, यानी कि एक सेल पहले से जुड़ा हुआ है, अब उसके साथ एक सेल और जोड़ रहे हैं, तो नई संतुलन लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे पास 2 सेल जुड़े हुए हैं, 2 संतुलन लंबाई हैं, यानी कि हम 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना वाला सूत्र लगा के यहाँ आसानी से हम संतुलित लंबाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। किसी विभव मापी में 1.40 विद्युत वाहक का एक सेल 35 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यानी एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? ये मेरे पास है 1.40 वोल्ट, ठीक है। और इसकी संतुलित लंबाई कितनी है? L1 मान लूँ मैं, कितनी है? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि दूसरा सेल, यानी कि बोल रहा है कि दूसरा सेल प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि एक सेल और लगा दिया जाता है, अब 2 सेल होके, तो दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल मेरे को दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। और पूछा क्या है? नई संतुलन लंबाई क्या होगी? यानी कि E1 L1 दे रखा है, E2 भी दे रखा है, L2 मेरे को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 2 सेलों के जो विद्युत वाहक बल हैं वो उनकी संतुलित लंबाइयों के अनुपात में होते हैं। उनकी संतुलित लंबाइयों के अनुपात में होते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि जो E1 अपॉन में E2 बराबर होता है L1 अपॉन में L2 की, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है E1 अपॉन में E2 बराबर होते हैं L1 अपॉन में L2 के, यानी कि 2 सेलों के जो विद्युत वाहक बल उनकी संतुलित लंबाइयों के अनुपात में होते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। E1 है मेरा 1.40, E2 क्या है मेरा 2.0, ऐसे ही L1 और L2, L1 है मेरा 35 सेंटीमीटर और L2 मेरे को ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं L2 निकाल सकता हूँ क्या? L2 इक्वल टू हो जाएगा, ये L2 इधर जाएगा, तो ये 35 इंटू 2.0 अपॉन में 1.40। तो यहाँ से हम L2 का मान याद कर सकते हैं
अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा लूँ तो ऊपर 100 गुना हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाऊँगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा इंटू 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया एंड 0 से 0 कैंसिल हो गया। और मैं इसको 2 से काट लूँ तो 7, 2 से काट लूँ तो 10। तो ये हो गया 350 अपॉन में 7, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे पास, 350 अपॉन में 7, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 350 अपॉन में 7, यानी कि 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी कि जो नई संतुलित लंबाई मेरे पास कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। तो बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक सेल, उसका विद्युत वाहक बल संतुलित लंबाई दे दी जाती है और दूसरे सेल की एक टर्म दे देगी, या तो वो लंबाई दे देगा नई संतुलित लंबाई और विद्युत वाहक बल पूछ लेगा, या फिर विद्युत वाहक बल दे देगा और संतुलित लंबाई पूछ लेगा। अब केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखिए और इसमें वैल्यू पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।